इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हैदर जेदी और आप मेरे साथ देख रहे हैं सवाल तो बनता है। अब बात आज करेंगे योगी सरकार 2.0 के कार्यकाल के 100 दिन पूरे हो चुके हैं, जिसको लेकर सरकार ने कल अपना रिपोर्ट कार्ड मीडिया के सामने पेश किया। रिपोर्ट कार्ड पेश करने के लिए खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मोर्चा संभाला था। वहीं दूसरी ओर सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज समाजवादी पार्टी की सदस्यता अभियान की शुरुआत करते हुए राज्य की बीजेपी सरकार पर हमला बोल दिया। अखिलेश ने तंज कसते हुए कहा कि सरकार को सिर्फ 100 दिन नहीं बल्कि 5 साल और 100 दिन की उपलब्धि बतानी चाहिए। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी ने आज से सदस्यता अभियान की शुरुआत की है। इसके तहत अखिलेश यादव ने भी आपको बता दें पार्टी की सदस्यता ली है। इस मौके पर अखिलेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, जहां पर उन्होंने योगी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने डॉक्टर्स के ट्रांसफर का मुद्दा उठाया, जो इस वक्त गरमाया हुआ है। उन्होंने यूपी में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से बिना पूछे डॉक्टर्स के ट्रांसफर का मामला सामने आया है, उसको गंभीरता से उठाया। इस पर डिप्टी सीएम ने अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य एवं चिकित्सा से जवाब भी मांगा है। तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से सवाल उन्होंने पूछा है। तबादले को लेकर अखिलेश का तंज सीधे बीजेपी पर नजर आया। तो तबादले को लेकर लगातार जिस तरह से सवाल अब पूछा गया अखिलेश यादव की तरफ से, बीजेपी पर जमकर उन्होंने निशाना साधा। इसी मुद्दे को खूब उठाया। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से जवाब मांगा। सरकार जहां 100 दिन की उपलब्धि बता रही है, सरकार को वहीं 5 साल 100 दिन की उपलब्धि बतानी चाहिए थी। और सबसे बड़ी उपलब्धि की पोल तो तब खुल गई जब उनके डिप्टी सीएम लखनऊ छोड़ करके गए और जब वापस आए तो उन्हें पता लगा कि उनसे बिना पूछे ही ट्रांसफर हो गए। 100 दिन की यही उपलब्धि है और ये वो डिप्टी सीएम है जिन्होंने सबसे ज्यादा छापा मारे। सबसे बड़ी उपलब्धि की पोल तो तब खुल गई जब उनके डिप्टी सीएम लखनऊ छोड़ करके गए और जब वापस आए तो उन्हें पता लगा कि उनसे बिना पूछे ही ट्रांसफर हो गए। 100 दिन की यही उपलब्धि है और ये वो डिप्टी सीएम है जिन्होंने सबसे ज्यादा छापा मारे। अगर हम पीछे मुड़ करके देखें, जहां जहां गए, जहां जहां कमियां देखी गई, अगर किसी पे भी कार्रवाई डिप्टी सीएम कर गए हो तो बता दीजिए। इसका मतलब यह है कि सरकार को पीछे से कोई चला रहा है। तो 5 साल और 100 दिन की उपलब्धि यही है कि सरकार को पीछे से कोई चला रहा है। और वहीं लखनऊ के स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टर से लेकर कर्मचारियों तक के तबादले किए गए हैं। तबादले पर सवाल उठने के बाद उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद से सूची समेत पूरा ब्यौरा तलब किया है। यह भी कहा है कि लखनऊ समेत अन्य जिलों के बड़े अस्पतालों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी है। ऐसे में कई जगह डॉक्टरों का स्थानांतरण कर दिया गया है, लेकिन वहां दूसरे डॉक्टरों की तैनाती नहीं की गई है। इसको लेकर उन्होंने सवाल भी उठाए हैं। इस वक्त हमारे साथ सिविल डायरेक्टर डॉक्टर आनंद ओझा हमारे साथ हैं, क्योंकि सिविल के साथ साथ डफरिन, लोकबंधु ऐसे कई हॉस्पिटल्स हैं जहां पर ये तबादले हुए हैं। सर, सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगी कि क्या स्वास्थ्य विभाग में तबादला नीति जरूरी है? देखिए, ऐसा है कि ट्रांसफर्स का मतलब ये होता है कि जहाँ पे रिक्वायरमेंट्स है उसके हिसाब से प्लेसमेंट होना चाहिए। दूसरी चीज़ है, किसी के ऊपर अगर आरोप है या कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई है या कोई गलत काम कर रहा है तो वहाँ भी ट्रांसफ़र आवश्यक है। बाकी जो गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी तय करती है उसके हिसाब से वो किन तथ्यों पे अपनी पॉलिसी बनाती है उसके हिसाब से भी ट्रांसफ़र किए जाते हैं। सर, सिविल हॉस्पिटल की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले तो ये बताइए कि यहाँ पर कितने डॉक्टर्स हैं जिनके तबादले हुए हैं? देखिए, यहाँ पे भी हमारे पास 9 डॉक्टर्स के ट्रांसफ़र हुए हैं और उसमें लगभग काफ़ी इम्पोर्टेंट डॉक्टर्स हैं जो कि हमारे स्पेशलिस्ट हैं। लगभग यहाँ पे सभी स्पेशलिस्ट ही हैं, कोई प्लेन एमबीबीएस इस तरह से नहीं है। तो 9 डॉक्टर्स का ट्रांसफ़र हमारे यहाँ से हुआ है। तो सर, इन 9 डॉक्टर्स का जिनका ट्रांसफ़र हुआ है तो उनकी अभी जगह खाली है, तो क्या उनकी जगह रिप्लेसमेंट हो गए हैं, वापस से डॉक्टर्स आ गए यहाँ पे?
नहीं, अभी उनकी जगह कोई आया नहीं। मैंने अपर मुख्य सचिव जी को इस बारे में अवगत भी कराया है। उन्होंने कहा कि हम आपको विकल्प देंगे इसका, और लेकिन अभी तक किसी ने ज्वाइन नहीं किया हमारे पास। तो जाहिर है सर, वो जो डॉक्टर्स उन पेशेंट्स को देख रहे थे, वो पेशेंट्स लगातार आ रहे हैं, तो उनका इलाज में फिर अभी बाधाएं आ रही हैं। देखिए, संख्या कम होने से कार्य तो थोड़ा बहुत प्रभावित होता है, लेकिन जो उनके सहयोगी डॉक्टर्स हैं, ऐसा नहीं कि हमारे पेशेंट्स का उपचार या जो है उनकी केयर में कोई बाधा उत्पन्न हो रही है। निश्चित रूप से हाँ, उनका पेशेंट है तो वो अपने डॉक्टर्स को ही सर्च करते हैं, लेकिन ये जो उनके दूसरे डॉक्टर्स हैं वो उन पेशेंट्स की केयर कर रहे हैं। लखनऊ से कैमरा पर्सन शिवम के साथ मैं निकिता सरीन, इंडिया न्यूज के लिए। जहां लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं, तो वहीं अब साथ में हमला कर दिया अखिलेश यादव ने और तंज कर दिया है। और चर्चा की शुरुआत करेंगे। सवाल तो बनता है में खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले परिचय करा देते हैं। हमारे साथ अरविंद जयतिलक जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर और खास कार्यक्रम हमारे सवाल तो बनता है में। भुवन जोशी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। देवेंद्र प्रमुख हमारे साथ जुड़ रहे हैं, नेता है भारतीय जनता पार्टी के, आपका भी बहुत स्वागत है। डॉक्टर सुभाष सुंदरियाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूर्व निदेशक हैं सिविल हॉस्पिटल के, आपका भी बहुत स्वागत है। निकिता सरीन हमारी संवाददाता हमारे साथ मौजूद रहेंगी। और जिस तरीके से लगातार हम चर्चा की शुरुआत करते हैं, और सबसे पहला सवाल, चूंकि लगातार हम दिखा रहे थे कि किसने क्या कहा है, अखिलेश यादव ने क्या कहा है, कैसा तंज उन्होंने किया है, उसको लेकर सबसे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे साथ हैं देवेंद्र प्रमुख जी, उनके पास आना चाहूंगा। देवेंद्र प्रमुख जी, अब जिस तरीके से लगातार डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक द्वारा उठाया गया मुद्दा कि आखिर तबादले जो किए गए उसका ब्यौरा दिया जाए और उनकी गैर मौजूदगी में तबादले किए गए, उन्होंने सबसे ज्यादा छापेमारी की इन 100 दिनों के अंदर, ये भी हमने देखा, और जहां जहां वो गए कमियां और खामियां भी नजर आई। उसके बाद अब ये तबादले हो गए हैं, उसका ब्यौरा वो मांग रहे हैं, सवाल इसको लेकर उठ रहे हैं। अब इस पर पूरी तरह से हमला कर दिया अखिलेश यादव ने। उन्होंने भी कहा कि बिना पूछे ही तबादले हो गए, पीछे से कोई और सरकार को चला रहा है। क्या इस पर प्रतिक्रिया आपकी? देखिए, ये माननीय मुख्यमंत्री जी जो इन्होंने हमला किया, उसको बात को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं अखिलेश जी। उनका अधिकार है, उन्होंने प्रशासनिक मामला है, सारा सिस्टम है, वो अपने विभाग में पूछा है, वो सारी चीज पूछने की प्रक्रिया पीछे से किसी ने नहीं किया, ये उनके दिशा निर्देश में हुआ था। वो सारी रिपोर्ट्स उनके पास हैं, वो जब से सरकार बनी है बराबर पूरा प्रयास कर रहे हैं। और यही जो कमियां थी, जो पिछले लंबे वर्षों से थी, जो बहुत समय से चली आ रही थी कि डॉक्टर्स की जो कमी है, उसको देखते हुए बड़ी गंभीरता से ये काम हो गया। लेकिन अखिलेश जी माहिर है तंज कसने में, और बात को पकड़ने में। उनको कोई एक चीज मिल जाए तो उसको काफी लंबी जो है बात कर पकड़ता तो वही है ना जहां कोई कमी होती है देवेंद्र जी। नहीं, कमी इसमें इसलिए नहीं है कि ये विभाग से, माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने जो बात की है, अपने विभाग से मांगा, किसी पर कोई तंज नहीं कसा उन्होंने। ये विभागीय काम है, बहुत बड़ा उत्तर प्रदेश का, पूरे प्रदेश का मामला, कोई उसका नहीं है। छोटे स्तर से लेके बड़े सारे प्रदेश में एक साथ ट्रांसफर की जो प्रक्रिया है वो चालू है, अभी चल भी रही है। कहीं कहीं ये हुआ है, कहीं कहीं नहीं हुआ। ये जो उनका विकल्प पहले देखना था, जहां आपने हमारे अभी बात कर रहे थे कि पेशेंट्स के बारे में, पेशेंट्स जो है उनकी व्यवस्था करने के लिए ये बड़ा गंभीर मामला है। इस पर जो है बहुत बारीकी से जानकारी की जरूरत थी, उन्होंने वो प्राप्त की है विभाग से। इस पर तंज कसने वाला मामला तो कोई बनता ही नहीं है, पीछे से कौन चलाएगा वो सक्षम। अखिलेश यादव ये भी कह रहे हैं कि ब्रजेश पाठक की नहीं सुनते अधिकारी, इसलिए बगैर पूछे ट्रांसफर कर दिए। नहीं, आपको लगता है कि अधिकारी ना सुनेंगे, और वो भी उप मुख्यमंत्री की? ये कहने से कुछ और ये भी कहा, बार बार मैं आपको बता रहा हूं, उन्होंने ये भी कहा कि ये जो सरकार है 5 साल 100 दिन का ब्यौरा देना है, खाली 100 दिन का पेश नहीं करना है इसको लेकर। तो इससे पहले भी की सरकारें थी। मैं एक चीज और क्लियर कर रहा हूं आपको, ये 100 दिन की जो बात है, 5 साल का ब्यौरा तो हम देता ही आ रहे हैं। 5 साल का जो काम था वो ये प्रमाण था कि हम दोबारा रिपीट होकर आएंगे। शायद अखिलेश जी को इस बात पर गंभीरता से वो कभी बोलते नहीं है। अगर वो विचार कर लेते, अगर 5 साल का ब्यौरा हमें जनता को ना दिया होता, जनता का ट्रस्ट पर काम ना किया होता, तो रिपीट नहीं होते। आज शायद अखिलेश जी को मौका मिल जाता। तो उनका कोई अधिकार बनता नहीं है। 5 वर्ष पर तो मोहर लगा दी जनता ने मांगा, हमने दे दिया। ठीक है, 5 वर्ष पर जनता ने मोहर लगा दी। अखिलेश यादव का कोई अधिकार नहीं बनता, उन्होंने सिर्फ इसे मुद्दा बनाया है, तंज करने में, कसने में वो माहिर हैं। इसका जवाब लेंगे भुवन जोशी से, लेकिन मेरी संवाददाता निकिता सरीन लगातार हमारे साथ बनी हुई है। निकिता, जिस तरीके से लगातार तबादलों को लेकर
सवाल उठ रहे हैं और अब उन सवालों का सीधा फायदा अखिलेश यादव ने उठाया है। और डॉक्टरों का इस पर क्या कुछ कहना है, इस वक्त आपके साथ कौन मौजूद है, बात कीजिए, बताइए। बिल्कुल हैदर, आपको बताना चाहूंगी कि ये जितने भी तबादले हुए हैं, स्थानांतरण हुए हैं, इसमें कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव एंगल्स निकल के आ रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी, जो डॉक्टर्स हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि स्वास्थ्य विभाग में जो तबादला नीति है वो होनी ही नहीं चाहिए। दूसरी बात, साफ तौर पर यह भी कहा है कि जो फैकल्टी है, खुद एसीएस अगर मैं बात करूं अमित मोहन की, तो उन्होंने भी लिखित तौर पर दिया है कि फैकल्टी ट्रांसफर नहीं हो सकती है। सिस्टर्स है, स्टाफ नर्सेज हैं, उनका ऐसी जगह ट्रांसफर कर दिया है जहां पर वो जगह ही नहीं खाली है। डॉक्टर्स को एक साथ साथ 2-2, 3-3 जगह अपॉइंट कर दिया गया है। दूसरी बात एक ये भी बताना चाहूंगी आपको कि इस वक्त कुछ पीजी कैंडिडेट्स भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे, क्योंकि ये एक चिंता का विषय उनके लिए फिलहाल जरूर बना है। और एक पॉजिटिव एंगल भी इसके साथ मैं हैदर आपको बताना चाहूंगी कि कुछ डॉक्टर्स जो लंबे समय तक अपनी जगह पे बैठे थे, तो उनका भी ट्रांसफर होना था। तो पॉजिटिव नेगेटिव एंगल्स दोनों निकल कर आ रहे हैं। आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि आप सब लोग पीजी कैंडिडेट्स हैं, क्या दिक्कत आ रही है फिलहाल जो आपकी फैकल्टी को ट्रांसफर कर दिया गया है? अभी जो ट्रांसफ़र हुए हैं, सरकार की तरफ से जो लिस्ट आई है, उसमें 8 से 9 डॉक्टर ऐसे हैं, अगर देखे जाए तो, जो डीएनबी पीजी टीचर भी थे और जो डीएनबी कोर्स कर रहे हैं जो स्टूडेंट, उनके थीसिस गाइड भी थे। तो एनबी दिल्ली की तरफ से ये होता है कि एक बार जो थीसिस गाइड अलॉट हो जाता है, उसको चेंज नहीं किया जा सकता। आपके पास है? गाइडलाइन हमारे पास है, हम आपको दिखाना चाहेंगे। इसमें क्या लिखा है? क्या लिखा है इस पूरी गाइडलाइन में? अगर इसमें ये पॉइंट निकल के आता है, इसमें जो लिखा हुआ है, और अब बताइए इसमें जो लिखा हुआ है कि इसमें लिखा हुआ है कि नो चेंज इन फैकल्टी स्टेटस। और क्या फैकल्टी ट्रांसफर हुआ है? फैकल्टी ट्रांसफर हुआ है 8 से, अगर हम सिविल अस्पताल की बात करें तो उसमें 8 से 9 डॉक्टर ऐसे हैं जो एज ए डीएनबी फैकल्टी थे और उनका ट्रांसफर हुआ है। ऐसे ही अगर हम बलरामपुर में देखें, ऐसे हम लोकबंधु में देखें, ऐसे ही हम टीबी सप्रू हॉस्पिटल प्रयागराज में देखें, तो यूएचएम उर्सुला जो हॉस्पिटल है कानपुर में, उसमें देखें। तो आपसे भी जानना चाहूंगी, वो एसीएस का लेटर किसके पास है, जहां पर वो साफ पे एसीएस ने सुनिश्चित किया है कि ट्रांसफर नहीं कर सकते फैकल्टी के? जी, ये लेटर है जो एसीएस सर का लेटर है, जो अंडरटेकिंग एनबी की गाइडलाइंस के हिसाब से जब आपको रिकॉग्निशन मिलती है, सीट जब अलॉट किया जाता है, तो ये आपको अंडरटेकिंग एक देना पड़ता है, जिसमें ये कहा जाता है कि आप जो फैकल्टी मेंबर्स हैं जिनके अंडर में स्टूडेंट पढ़ रहे हैं और जो थीसिस कंप्लीट कर रहे हैं, आप उनका ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। तो अब आप अपना भविष्य फिलहाल किस तरह से देख रहे हैं, क्या विकल्प ढूंढ रहे हैं? थीसिस गाइड का कोई विकल्प नहीं होता है एक्चुअली, क्योंकि जिसके अंडर में थीसिस करना होता है, हमें वो 3 साल के लिए वही गाइड चाहिए होता है, उसका कोई रिप्लेसमेंट ऑप्शन नहीं है। तो हमें वही टीचर चाहिए फिर से। तो हम ये चाहते हैं कि नियमों की अनदेखी ना हो और हम लोगों के साथ जो हो वो नियम अनुसार पूरा होना चाहिए, जो भी उनका डिसीजन। बिल्कुल हैदर, यहाँ पे सबसे पहली बात तो यही है कि अब भविष्य दांव पर लग गया है, क्योंकि अमित मोहन जो एसीएस है वो खुद दावा कर रहे हैं कि फैकल्टी ट्रांसफर नहीं होगी। जिस तरीके से मैंने आपको लेटर भी दिखाया है अभी, और उसके बाद भी फैकल्टी को उठा करके ट्रांसफर कर दिया है। तो बिल्कुल ये सवाल बनता है कि किस नीति के अनुसार ये ट्रांसफर पोस्टिंग्स हुए हैं हैदर? बिल्कुल, तो किस नीति के हिसाब से ट्रांसफर हुए हैं, लगातार ये सवाल उठ रहा है। और ये सवाल आज हम पूछेंगे। हमारे साथ देवेंद्र प्रमुख हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, वो हमारे साथ बने हुए हैं और चर्चा में लगातार हमारे साथ और मेहमान भी हैं। भुवन जोशी, मैं सवाल देवेंद्र प्रमुख के पास आऊंगा, लेकिन भुवन जोशी, जिस तरह से लगातार अखिलेश यादव ने इस पूरे मामले को लेकर चुटकी ली है और तंज किया है, उस तंज पर अब आपने सुना देवेंद्र प्रमुख कह रहे हैं कि 5 साल 100 दिन का हिसाब आप मांग रहे हैं, लेकिन 5 साल का हिसाब हम दे चुके हैं, उस पर जनता ने मोहर लगा दी है। जहां लगातार ये कहा जा रहा है आपकी तरफ से कि ये जो ट्रांसफर हुए, ये जो तबादले हुए हैं, वो ठीक नहीं है और उनकी उप मुख्यमंत्री की सुनी नहीं जा रही है, उनसे पूछा भी नहीं जाता, बिना पूछे ही ट्रांसफर हो जाते हैं। उस पर भी देवेंद्र प्रमुख ने कहा है कि ये विभागीय मामला है और लगातार उस पर बातचीत चल रही है और ब्यौरा मांगा गया है। लेकिन अखिलेश यादव क्यों इस तरह का तंज कर रहे हैं, क्या परिप्रेक्ष्य है इस तंज का, बताइए भुवन जोशी। सबसे पहले इंडिया न्यूज को बधाई देना चाहूंगा, एक बहुत गंभीर मसले पे आपने आज डिबेट कराई है जी। इसके साथ साथ मैं कहना चाहता हूं, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने लगातार विपक्ष की भूमिका को मजबूती से उठाने का काम लेकिन भुवन जोशी, मैं आपको बता दूं कि इंडिया न्यूज रोजाना गंभीर मुद्दों पर ही डिबेट करता है, ये आप भी देखते हैं। मैं आपकी जी आ रहा हूँ, मेरे को अभी सिंचाई विभाग में भी आपके एक विषय पर आने को मिला, मैंने उसमें भी आपको बधाई दी थी। मैं इसके बाद मूल विषय पर आना चाहता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ, माननीय अखिलेश यादव जी ने
जो संकल्प लिया था कि वो विपक्ष के नेता के तौर पे सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करेंगे, और आज इसी संघर्ष का परिणाम आपको दिखाई दे रहा है। एक स्वास्थ्य जो उप मुख्यमंत्री भी है, स्वास्थ्य मंत्री के साथ साथ उप मुख्यमंत्री है, उनके विभाग के नीचे ट्रांसफर हो जाता है और उन्हीं को नहीं पता होता। ये प्रदेश जानना चाहता है सरकार कौन चला रहा है। और मैं पूछना चाहता हूँ, वो लगातार दौरे करे, हम देख पा रहे थे अस्पतालों के दौरे करे और विसंगतियों को निकाला भी, और जब वो एक दौरे पे जाते हैं और जब आते हैं तो वहां पर उनके देखा जाता ट्रांसफर हो जाते हैं और उनको उसकी नॉलेज नहीं होती है। ये प्रदेश देश जानना चाहता है। इसके साथ साथ मैं पूछना चाहता हूँ आपके चैनल देश जानना चाहता है या अखिलेश यादव जानना चाहते हैं? अखिलेश यादव जी विपक्ष के नेता हैं, जनता की आवाज है। अखिलेश यादव ने लगातार कहा कि 5 साल 100 दिन का हिसाब देना है, और देवेंद्र प्रमुख लगातार कह रहे हैं कि हमने 5 साल का हिसाब जनता को दे दिया, इसलिए जनता ने हमें दोबारा पसंद किया है, अखिलेश यादव को नहीं किया। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ, चुनाव जीतने से कसौटी पूरी खरी नहीं होती है। लगातार विपक्ष की आवाज को बंदने का काम माननीय अखिलेश यादव जी कर रहे हैं, और ये इनके लिए प्रश्न चिन्ह है कि सरकार कौन चला रहा है, स्वास्थ्य मंत्रालय कौन चला रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के नीचे आज मैं उस मुख्य सचिव को लिखी हुई जो उनकी चिट्ठी है उसको भी मैंने अध्ययन करा है, तो उन्होंने लगातार गंभीर प्रश्न उठाए हैं। ब्रजेश पाठक जी अगर स्वास्थ्य मंत्री हैं तो तबादले उनसे पूछे बगैर होंगे, या कोई और वो कहीं दौरे पे जाएंगे तो ट्रांसफर हुए मिलेंगे। ये कोई साधारण हंसी टटोली का मुद्दा नहीं है, बहुत गंभीर मुद्दा है, प्रदेश इसको देख रहा है। गंभीर मुद्दा है, प्रदेश देख रहा है। और आप ये भी क्लियर कर दीजिए, आप सरकार से सवाल पूछ रहे हैं या ब्रजेश पाठक से? निश्चित तौर पे हमारा जो सवाल है वो सरकार, ये स्वास्थ्य मंत्रालय कौन चला रहा है। जब ब्रजेश पाठक जी मुख्यमंत्री हैं तो कौन चला रहा है, कैसे ट्रांसफर हो गए, पूरे स्वास्थ्य मंत्री को पता भी नहीं चला और ट्रांसफर हो गए। ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है। ठीक है, इस गंभीर मुद्दे पर देवेंद्र प्रमुख जवाब देंगे, लेकिन डॉक्टर सुभाष सुंदरियाल के पास मैं आना चाहूंगा। डॉक्टर सुभाष, आपके पास आना चाहूंगा। तबादले को लेकर जिस तरह से लगातार अब राजनीति हो रही है, अखिलेश यादव ने इसे मुद्दा बना लिया है, क्या इस पर आपकी प्रतिक्रिया, आप क्या देख रहे हैं, क्या नीति होनी चाहिए? नमस्कार जी, नमस्कार। मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी बिल्कुल, पूरा देश सुन रहा है आपकी आवाज। जी, ये तबादला नीति तो हर वर्ष आती है और ये समय ही होता है तबादला का। तो ये नीतिगत तबादले हैं, रूटीन तबादले हैं, जिनको हम प्रशासनिक तबादले बोलते हैं। इसमें कुछ क्लॉजेज हैं, जैसे डॉक्टर्स के लिए अगर आप देखें तो एक जगह पर जमे हुए डॉक्टर्स, उनका तबादला किया जाता है नीति के अनुसार। तो इस पूरे प्रकरण में मुझे ये कहना है कि तबादलों में 3-4 चीजों का बहुत ध्यान रखा जाता है। जैसे कपल पोस्टिंग है, दाम्पत्य पोस्टिंग। अगर वाइफ और हस्बैंड एक जगह काम कर रहे हैं जी, तो उनको कम से कम 150 किलोमीटर की दूरी के अंदर पोस्ट करना चाहिए। अगर एक साथ नहीं कर पा रहे हैं तो 150 किलोमीटर के अंदर आप उनको पोस्ट रखिए, ताकि वो साथ में रह सकें। दूसरा, दिव्यांग जितने हैं उनको आप वहां से हटाएंगे नहीं जिस जगह वो पोस्टेड हैं। तीसरा, सुपर स्पेशलिस्ट जो हैं वो इस तबादले नीति से दूर रखे गए हैं, उनका तबादला नहीं होता। चौथा, जिस डॉक्टर को एक स्थान पर काफी समय हो गया है नीति के अनुसार, उनका तबादला यदि आप करते हैं तो उनकी जगह आपको रिप्लेसमेंट भेजना आवश्यक होता है, जिसको हम कहते हैं प्रतिष्ठानी। यानी आप किसी को ट्रांसफर कर रहे हैं डॉक्टर का, तो उसके स्थान पर दूसरे डॉक्टर को भेजना बहुत आवश्यक है। राजधानी के जो 4 हॉस्पिटल्स हैं अति महत्वपूर्ण है। यदि इनमें से किसी को हम हटा देते हैं तो उसकी जगह एक रिप्लेसमेंट हमको वहां पे देना चाहिए। जब वो रिप्लेसमेंट वहां आ जाए तो उसके बाद आप उस डॉक्टर को वहां से रिलीव कर दीजिए, क्योंकि ये राजधानी का क्षेत्र है। यहाँ पर कार्य से अधिक जितने स्वीकृत पद हैं उससे कहीं अधिक डॉक्टर्स हैं। अगर मैं इस बात को इस तरह समझाऊं कि अगर यहाँ 150 पद हैं, जो कि मैं अभी मानक के अनुसार नहीं जानता इस चीज को, तो 150 के अगेंस्ट यहाँ पे कम से कम 300 चिकित्सक तैनात होंगे। तो एक जगह पर बहुत सारे चिकित्सक, और अगर आप एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट या महत्वाकांक्षी जनपदों को ले लें, जैसे सोनभद्र ले लें, तो वहां पर अगर 40 स्वीकृत पद हैं तो वहां पे मुश्किल से 5 डॉक्टर्स हैं। तो ये जो बैलेंस है, ये बैलेंस स्वाभाविक है कि राजधानी के अंदर ज्यादा है और छोटे जनपदों में बिल्कुल ना के बराबर डॉक्टर्स हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए तबादला नीति में किसी को छोड़ना नहीं चाहिए। आप 10% या 20% जो आप तय करते हैं उसी के हिसाब से तबादला करिए, लेकिन साथ ही साथ यह जरूरी है कि हम हॉस्पिटल्स को सुचारू रूप से चलने दें। ट्रांसफर्स होते हैं, होते रहेंगे।
आप उसकी जगह पर रिप्लेसमेंट अवश्य भेजिए। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही कि हॉस्पिटल्स को सुचारू रूप से चलने देना चाहिए, क्योंकि लगातार जो मरीज हैं जो वहां जाते हैं वो निराश अगर लौटते हैं तो ये दुख होता है। और इसको लेकर कई बार ब्रजेश पाठक भी नाराज नजर आए। कई तस्वीरें ऐसी आई जहां डॉक्टर्स नहीं हैं, कई जगह वो खुद फटकार लगाते हुए नजर आए। और इन 100 दिनों में हमने देखा कि उन्होंने लगातार हॉस्पिटल्स के दौरे किया, अस्पतालों में पहुंचकर लोगों की समस्याएं सुनी। अरविंद जैतुलक हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अरविंद जी, आपके पास भी आना चाहूंगा। तबादलों को लेकर जिस तरह से ब्रजेश पाठक की तरफ से अब ब्यौरा मांग लिया गया, उसके बाद अखिलेश यादव ने अब इसको लेकर तंज किया। पूरी राजनीति इस पर शुरू हो गई। अब तबादला और पोस्टिंग पर ही पूरी राजनीति टिकी हुई है। स्वास्थ्य विभाग में तबादलों से डिप्टी सीएम भी नाराज हैं। आप क्या देख रहे हैं इसमें? देखिए, राजनीति जो होती है मौके की मोहताज होती है। क्योंकि भाजपा ने अपने 100 दिन के कार्यों को, उपलब्धियों को सामने लाने की कोशिश की, तो स्वाभाविक रूप से समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रतिक्रिया होनी लाजिमी थी। अब चूंकि मसला जो है तबादला पोस्टिंग का था, तो अखिलेश यादव जी को बहुत ही आसान लगा कि क्यों ना इसी पर जो है सरकार की घेराबंदी की जाए। देखिए, इस पूरे प्रकरण के ये कह सकते हैं मुद्दा मिल गया अखिलेश यादव को। बिल्कुल बिल्कुल, इस पूरे प्रकरण को दो संदर्भों में देख सकते हैं। एक तो इसका पॉलिटिकल ग्राउंड है, दूसरा इसका लीगल ग्राउंड है। पॉलिटिकल ग्राउंड यह है कि सरकार की घेराबंदी करनी है और यह दर्शाना है कि विभाग के जो मुखिया हैं, स्वास्थ्य विभाग के, वह केवल जो है मुखौटा है, काम कोई और कर रहा है। अखिलेश यादव जी ने कुछ ऐसा कहने की कोशिश की है। देखिए, इसका दूसरा पक्ष है। आपने बिल्कुल सही कहा, ब्रजेश पाठक जी की जो छवि है कि ईमानदार राजनेता की है, जन सरोकारी की है। देखिए, जब से सरकार बनी है लगातार वह जो है विभाग में जो व्याप्त खामियां है उसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई करते दिख रहे हैं। रही बात जो है ट्रांसफर पोस्टिंग की, तो एक चीज और साफ हो गया है कि उसमें जो है डिप्टी जो चीफ मिनिस्टर है ब्रजेश पाठक जी, वो अमूमन देखा जाता है कि कोई मंत्री होता है तो उसके यहाँ लोगों की भीड़ लगती है कि हमारा ट्रांसफर करिए, हमारा ये करिए। लेकिन इससे साफ जाहिर होता है कि इन सब चीजों में जो है ये हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। हाँ, बिल्कुल जो है चूंकि विभाग के प्रमुख हैं तो स्वाभाविक रूप से मॉनिटरिंग करना उनका काम है। अगर उन्होंने जो स्टील फ्रेम नौकरशाही है उसकी कार्य पद्धति पर सवाल उठाया है और जिस तरह कर्मचारी संगठन इस मसले पर अपनी आवाज बुलंद किए हैं, तो एक जन सरोकारी नेता का कर्तव्य बनता है कि वह जनता से जुड़े मसलों को जो है उठाए। ये इनके अंदर साहस, देखिए मैं इसको साहस को सलाम करता हूँ। आपको याद होगा कि जब कोविड चल रहा था उस समय भी उन्होंने सवाल उठाया था अपनी ही सरकार के खिलाफ। क्या किसी में इतनी हिम्मत है? मुझे याद है अखिलेश यादव जी की सरकार थी और 102, 108 एम्बुलेंस घोटाला को जब लेकर के फर्जी काल के जरिए जो कमाई की जा रही थी, सवाल उठा था। मंत्री महोदय की हिम्मत नहीं पड़ी कि वो आगे आकर के जो है कानून में थे। लेकिन इन मंत्री की जो ब्रजेश पाठक जी हैं, कम से कम जो है सरकार में बैठे हुए लोग हो चाहे विपक्ष के लोग हो, सराहना करनी चाहिए कि जमीन पर उतर करके वे काम कर रहे हैं। अगर अपने विभाग की कार्रवाई को, अपने विभाग में जो खामियां है उसको सामने ला रहे हैं, तो इसका तात्पर्य यह नहीं होता है कि उनकी चल नहीं रही है। उन्होंने जो है उस कार्य पद्धति पर सवाल उठाया, स्थानांतरण नीति पर सवाल उठाया है। जो सीएस है उनसे सवाल उन्होंने पूछा है कि आपने जिस आधार पर जो ट्रांसफर पोस्टिंग की है उसमें कितनी पारदर्शिता है, उसे सामने लाइए। तो अगर उसमें इनमें इतनी बड़ी हिम्मत है तो कहीं ना कहीं दर्शाता है कि वह जो जनता की जो बुनियादी मसले हैं स्वास्थ्य संबंधी, उसको लेकर के बेहद गंभीर है और अपना काम बखूबी कर रहे हैं। जी बिल्कुल, बखूबी काम कर रहे हैं और लगातार सवाल उठा रहे हैं। और 100 दिन की जो तस्वीरें लगातार उनकी सामने आई उससे यही नजर आ रहा है कि वो वाकई काम कर रहे हैं। निकिता लगातार हमारे साथ बनी हुई है। निकिता, वापस आपके पास आऊंगा, क्योंकि लगातार जिस तरह से इन तबादलों को लेकर पूरी तरह से अब राजनीतिक रूप दे दिया गया है, अखिलेश भी तंज कर रहे हैं और लगातार स्वास्थ्य विभाग से डिप्टी सीएम भी नाराज नजर आ रहे हैं। अब क्या इसे हम विभागीय कार्रवाई देखें या फिर राजनीतिक मुद्दा बनाकर देखें, क्योंकि लगातार इसे राजनीति के रूप में भी देखा जा रहा है। ग्राउंड पर क्या रिपोर्ट है, क्योंकि आप लगातार ग्राउंड पर मौजूद हैं? देखिए हैदर, मुझे लगता है ये स्वास्थ्य विभाग का मामला है और उसको राजनीतिक लेवल नहीं देना चाहिए, क्योंकि यहाँ बात पेशेंट्स की है। यहाँ लाइफ फ्यूचर की अगर मैं बात करूँ तो ऐसे पीजी कैंडिडेट्स की है जहाँ पर वो पढ़ रहे हैं, उनके फ्यूचर में क्या होगा, उनके लास्ट सेमेस्टर्स में फैकल्टी चेंज कर दी जाती है। और जितने भी अगर मैं बात करूँ, जितने भी गवर्नमेंट विभाग है वहां पर भी ये साफ है कि अगर कपल हैं तो वो एक जगह ही पोस्टेड होंगे विद इन अ सर्टेन रेंज। जिस तरीके से डॉक्टर सुभाष ने भी ये चीज बोली है कि
विद इन सर्टेन रेंज ही डॉक्टर्स में अगर कपल हैं तो उनको पोस्ट किया जाए। यहाँ पर मैंने जिस तरीके से ग्राउंड जीरो पर जाकर के बातचीत की है डायरेक्टर से, स्टाफ नर्सेस से, उनको ये कह दिया गया है कि अभी वो सीनियर पोस्ट पर थी और अब जहां उनको भेजा जा रहा है उनका वहां पर पोस्ट भी डाउन कर दी गई है और वहां पर उस चीज की जरूरत भी नहीं थी। दूसरी बात, ऐसे डॉक्टर्स को एक एक दो दो जगह का विभाग देखने के लिए दे दिया गया है। कुछ लगातार हमारे साथ पीजी कैंडिडेट्स भी हमारे साथ हैं, अलग अलग हॉस्पिटल्स के हैं, उनसे भी बात करूंगी। जी, आप अभी कह रहे थे आपके कुछ पॉइंट्स बच गए हैं, हम चाहते हैं आपको, पूरा देश सुन रहा है, बताइए। जब हम लोग एडमिशन लिए यहाँ पर तो हम लोग को उसी समय पे हॉस्पिटल में थीसिस गाइड जिनके अंदर हम लोग रिसर्च करते हैं, पढ़ाई करते हैं, वो हमारे अलॉट कर दिए जाते हैं। और अब ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो सेकेंड ईयर में है, थर्ड ईयर में है, फर्स्ट ईयर में, सबके थीसिस गाइड हैं। और लास्ट टाइम पे हमारे थीसिस गाइड को चेंज कर दिया गया है, जिससे कि हमारी अब जो है डिग्री भी खतरे में है। अच्छा। और जब हम लोग इसमें से जो जितने टोटल सीटें हैं, इसमें से 50% सीटें मैडम वो पीएमएस की हैं। अच्छा। पीएमएस से जो डॉक्टर्स होते हैं उनको स्पेशलिस्ट बनाने के लिए भेजा जाता है और फिर ये लोग स्पेशलिस्ट बनकर फिर जाते हैं और पीएमएस में सर्विस देते हैं, रूरल एरिया में, इंटीरियर एरिया में अपनी सर्विस देते हैं। और यदि यहाँ पे टीचर्स का ट्रांसफ़र हो जाता है तो यहाँ की सीटें भी रद्द कर दी जाती हैं, जैसा कि सिविल हॉस्पिटल में लास्ट ईयर रेस्पिरेटरी डिपार्टमेंट में हुआ था। वहाँ पे जो स्टूडेंट्स थे उनके भविष्य खतरे में था और उनको जो है रेस्पिरेटरी डिपार्टमेंट की सीटें कैंसिल कर दी गई। आपसे भी जानना चाहेंगे क्योंकि लगातार ऐसे डॉक्टर्स का तबादला हो गया है जिन्होंने खासकर पूरा डिपार्टमेंट संभाल रखा था। अब जो नए आएंगे वो किस तरीके से अब मैनेज कर पाएंगे? और दूसरी बात ये भी जानना चाहते हैं, क्या विकल्प आप देख रहे हैं? क्या कुछ लेटर लिखा गया है कि ये तबादले रोक दिए जाएं या अब आपके फ्यूचर का क्या होगा? हम यही कहना चाहेंगे कि हमारा अध्यापन और भविष्य दोनों खतरे में है, क्योंकि अगर हम जिनके साथ पूरी तरह से वो हमको समझ रहे थे, हम उनको समझ रहे, हमारा अध्यापन और चिकित्सा का कार्य सुचारू रूप से चल रहा था। अब नए टीचर जो आएंगे कैसे रहेंगे? एक तो हम उनके साथ फिट बैठ पाएंगे कि नहीं, वो हमारे साथ फिट बैठ पाएंगे कि नहीं फिट बैठ पाएंगे। तो बिल्कुल हैदर, मुझे यही लगता है ओवरऑल नेटशेल में अगर मैं बात करूं तो फिलहाल इसको राजनीति ना करके ग्राउंड जीरो से इसमें सॉल्यूशंस निकालने चाहिए कि किस तरीके से अब क्या होगा। जिस तरीके से डॉक्टर्स के ट्रांसफर कर दिए गए हैं, ब्रजेश पाठक भी लगातार सवाल उठा रहे हैं क्योंकि उनके संज्ञान के बिना यहाँ पर ट्रांसफर पोस्टिंग कर दी है, तो जाहिर है खतरा तो है, फ्यूचर्स खतरे में जरूर है। तो सवाल बिल्कुल बनता है स्पष्ट तौर पर कि किस नीति के हिसाब से ये तबादले हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो देवेंद्र जी, लगातार जिस तरह से सवाल हम पूछेंगे और सवाल हम पूछ रहे हैं, इसलिए सवाल तो बनता है, आप बताइएगा कि आखिर जो निकिता लगातार जिन डॉक्टर से बात कर रही हैं, इस नीति से कहीं ना कहीं खतरा है। आखिर ब्रजेश पाठक खुद इस गंभीरता को समझते हुए लगातार इसका ब्यौरा मांग रहे हैं, आप कैसे देख रहे हैं? क्या इस सियासी तकरार में कहीं ना कहीं जो डॉक्टर्स हैं उनका नुकसान हो रहा है, जो मरीज हैं उनको परेशानियां होंगी? मैं एक चीज बिल्कुल स्पष्ट करता हूं आपके माध्यम से, बहुत लोग इसको सुन रहे हैं जी, और हमारे वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, पूर्व हमारे डॉक्टर साहब जिन्होंने आपसे बात की है, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है जी। और ये चीज अच्छी है कि जिसका जो विभाग है वो अपने उस पर प्रतिक्रिया आ गई है, तो उसमें ज्यादा बहस का विषय रहा नहीं है। कुछ जगह ऐसी है जहां राजनीति ज्यादा करनी भी नहीं चाहिए और होनी भी नहीं चाहिए। ये किसी के भविष्य की बात है, देश के कर्णधार की बात है। स्टूडेंट्स ने अपनी बात रखी है। निश्चित जो है, जब एक डर होता है तो वो भविष्य के हिसाब से बड़ा खतरनाक होता है। लेकिन मैं एक चीज आश्वस्त आपको कर रहा हूं कि ये माननीय योगी जी की सरकार है, बिल्कुल साफ स्पष्ट नीति वाली सरकार है, किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। और माननीय उप मुख्यमंत्री, फिर मैं कह रहा हूं कि इतने गंभीर हैं कि एक भी चूक होने नहीं देंगे। रही अखिलेश जी की बात, तंज कसने की बात नहीं है, तंज कसा मुझे अच्छा लगा, कोई दिक्कत नहीं है, तंज कसिए आप, एक हद तक जाइए, लेकिन जितने भी ये रूटीन के जो ट्रांसफर हैं इनमें चिंता ना करें। ये अभी रिलीव होने से पहले ये व्यवस्था कर दी जाएगी सरकार की तरफ से कि ना किसी पेशेंट को, ना किसी स्टूडेंट्स को। देवेंद्र जी, गंभीर मुद्दा ये भी है, आप देख रहे हैं उप मुख्यमंत्री खुद सवाल उठा रहे हैं, खुद ब्यौरा मांग रहे हैं। कई जगह डॉक्टरों की कमी है, कई जगह डॉक्टर नदारत नजर आते हैं, कई जगह कई परेशानियां हैं। उन परेशानियों को खुद उप मुख्यमंत्री ने जाकर देखा, उस पर सवाल उठाए, इसलिए वो नाराज भी हैं। लगातार इसका ब्यौरा मांग रहे हैं, डॉक्टर से लेकर कर्मचारियों तक के तबादले पर वो नाराज है, आपको भी पता है। अच्छी बात यह है, उन्होंने खुद मांगा है और ब्यौरा वो विभाग से मांग रहे हैं। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो काम है वो काम एक अकेले मुख्यमंत्री जी से नहीं चलेगा, पूरे प्रदेश की प्रक्रिया है, बहुत बड़ा प्रदेश है, एक एक जिले वाइज एक एक ब्यौरा माननीय मुख्यमंत्री जी को चाहिए।
और वो उसमें मांग रहे हैं और अपने विभाग को तलक जो है वो कर रहे हैं, ये भी अच्छी बात है। और तलक के साथ उन्होंने ब्यौरा मांगा है, तो निश्चित ब्यौरा आने दीजिए आप और इसको पूर्ण होने दीजिए। मैं आपसे एक निवेदन करता हूं, इस प्रक्रिया को पूर्ण होने दीजिए। और मैं आपके माध्यम से अखिलेश जी को कहता हूं, सपा के प्रवक्ता को कहता हूं कि अगर इसमें कोई कमी रहे तो आप जो है इसके लिए तैयार रहें, दूसरी डिबेट्स करेंगे। निश्चित आप कुल्लू के साथ आइए, आप एविडेंस के साथ आइए, मैं बिल्कुल आपको जवाब दूंगा। लेकिन जो काम, जो प्रक्रिया चल रही है, ये इस प्रक्रिया में जो है आप विवरण ना डालें, इसको होने दें। भुवन जोशी, जब विभागीय मामला है, लगातार उप मुख्यमंत्री खुद पूछ रहे हैं और खुद सवाल कर रहे हैं अपने अधिकारियों से, अपने कर्मचारियों से, और इस तबादला नीति पर वो खुद सवाल पूछ रहे हैं, तो आखिर आप सियासी रुख क्यों देना चाह रहे हैं इसको? या अखिलेश यादव क्यों सियासी तकरार में इसको डालना चाह रहे हैं? देखिए, ये जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका यही होती है कि जहां सरकार की त्रुटि होती है उसको लोगों के सामने लेकर आए। माननीय अखिलेश यादव जी ने जब प्रश्न करा तभी अब ये आबर जबरदस्ती दिखाई दे रही है, और ये बहुत गंभीर प्रश्न है, हंसी ठिठोली का विषय नहीं है। विपक्ष का काम सिर्फ तंज करना है। भुवन जोशी, आप अपने आप को कहते हैं राजनीति शास्त्र का विद्यार्थी हूं, विपक्ष का काम सिर्फ तंज करना है या इस पॉलिसी पर बैठ के बात भी करना है? किसी से बातचीत की आपने? देखिए, मैं कहना चाहता हूं हैदर जी, एक मंत्री इसीलिए बनाया जाता है कि उसको विभाग को पूरी जिम्मेदारी होती है। उनके बिना ट्रांसफर हो गए, उनके संज्ञान नहीं हुआ, ये बड़ी हतप्रभ की बात है, इसे हल्के में ना लिया जाए। जवाब दीजिए देवेंद्र जी जल्दी। देखिए, एक चीज और मैं कहूंगा भुवन जी को, ये चीज है कि उनका विभाग है, वो जो चाहते थे, जिस हिसाब से चाहते थे उसमें कोई त्रुटि रही है, इसलिए उन्होंने अपना जो कड़ा निर्देश किया है विभाग को। ये सब चीज पता होती है कि माननीय उप मुख्यमंत्री होने के साथ साथ वो स्वास्थ्य मंत्री हैं, आप सोच भी नहीं सकते इस बात को। आप अपने दूसरे तरीके से बात कह सकते हैं, राजनीतिक। आपने एक बहुत अच्छी बात कही, मुझे अच्छा लगा, विपक्ष की भूमिका आप निभा रहे हैं। और मुझे दूसरा अच्छा लगा कि अखिलेश जी को जो विपक्ष में बने रहने के लिए जनता की नहीं, खुद की भी चिंता है। उन्हें कुछ ऐसे प्रश्न, ऐसे क्वेश्चन चाहिए जिससे वो जिंदा रहे, जिससे लोग समझें कि अभी हमने जो उत्तर प्रदेश में देखा है वो 2024 में न देखें। जो उन्होंने अपने घर की, परिवार की और विरासत की सीटें खोई हैं, उनके दुख की वजह से आज वो सोच रहे हैं कि कुछ ना कुछ मुद्दा मिले। और वो मुद्दा चाहे ट्रांसफर नीति का हो, चाहे विद्यार्थियों के भविष्य का हो, चाहे स्टूडेंट्स का हो, आने वाले डॉक्टर्स का हो, और प्रदेश के भविष्य का हो, आप उसमें देख नहीं रहे। मेरा निवेदन सिर्फ आपसे यही है कि आप जो है तर्क के साथ जो है अगर डिबेट करें मुद्दे के साथ, तो आनंदित होगी। राजनीतिक डिबेट में जो है कम से कम स्टूडेंट को और आने वाले इसको ना हम रहें, क्योंकि बहुत बड़े बड़े मौके आपको मिले हैं। आपके प्रदेश में बहुत आपने सरकार चलाई है, उसके आप उठाकर देख लीजिए। 5 साल का जवाब आप मांगते आए हैं, मुझे लग रहा 4 बार तो इनके पिताजी भी रह लिए, और लगाकर अगर इन्हें जवाब देना पड़ा तो आज ये हालत क्यों हुई है? जवाब तो दे ही बनती है, सपा की भी बनती है। आप ट्रांसफर की नीति पर पूरी डिबेट को थोड़ी कर देंगे। अगर इस पर डिबेट रखी जाएगी तो मैं तथ्य के साथ बैठ जाऊंगा, तब कहोगे जहां से एविडेंस चाहिए। अभी आपकी पिछली सरकार में परिणाम आए थे, आजम खान जी ने, एक आपके बहुत अच्छे मंत्री थे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक बयान दे दिया और पूरा प्रदेश जलना शुरू हो गया। कम से कम ये नहीं होते। इस तरीके की डिबेट्स में तो जो है आप चर्चा कर लीजिए, कितने दिन की है, जवाब उनके दिए जाते हैं, इनके नहीं कि कौन सा ट्रांसफर विभाग में गलत हुआ, कौन सा सही। और फिर स्पष्ट कर दिया, डॉक्टर साहब बैठे हैं, पत्रकार महोदय बैठे हैं, जहां गुंजाइश उसे ठीक करेंगे। मैं कह रहा हूं जहां ठीक है। भुवन जोशी इसका जवाब दीजिए जल्दी, फिर डॉक्टर सुभाष के पास में आना चाहूंगा। पर हमें जो है डिबेट जो साइड में आकर या किसी मुद्दे पर उठाकर की जाए। ठीक है भुवन जोशी जल्दी। प्रवक्ता महोदय, पूरा देश, ये प्रदेश इस बात पर नजर है कि क्या उप मुख्यमंत्री को अपने स्थानांतरण को देखने का नॉलेज में अधिकार है या नहीं है, मुझे आप यही बताएं। लेकिन उसका ब्यौरा मांग लिया ना उन्होंने। अगर वो कहीं सेटिस्फाई नहीं है, वो संतुष्ट नहीं है, डॉक्टर ब्रजेश अगर सेटिस्फाई नहीं है तो उन्होंने जवाब मांग लिया, पूरा ब्यौरा मांग लिया। यही तो माननीय अखिलेश यादव जी नहीं, इसमें तंज करने वाली बात क्या है? कोई गंभीर मुद्दा है, आप भी समझ रहे हैं। भुवन जोशी, अगर कोई गंभीर मुद्दा है, आप उसको समझ रहे हैं, तो आपने उसको कैसे उठाया, कहां बात की? सिर्फ तंज करेंगे। अगर आपको जनता की फिक्र है तो आपने क्या किया, उस पर कहां बात की? कौन सा प्रतिनिधिमंडल आपका मुख्यमंत्री के पास गया? सर, विपक्ष का काम होता है उसकी आवाज उठाना, बस तंज करना। अब तंज का सानी विपक्ष में आवाज उठाइए, जैसे आप तंज कर रहे हैं, हम आवाज कहते हैं।
आवाज उठाइए नहीं उठाइए, जिसकी वजह से ये माहौल बना है पूरा प्रदेश में, इसकी जिज्ञासा बनी है। और अखिलेश यादव जी ने करा, आप कहे ना कहे इस बात को। बस ये तंज करना, आप इसको आवाज उठाना मानते हैं, ठीक है। डॉक्टर सुभाष भी हमारे साथ हैं, भुवन जोशी आऊंगा, डॉक्टर सुभाष हमारे साथ है। डॉक्टर सुभाष आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरीके से आपने बहुत सारी चीजों में बताया कि ये इसमें गंभीर विषय है, अगर ट्रांसफर पोस्टिंग हो तो इस नीति के आधार पर होनी चाहिए, जो आपने बताई बहुत महत्वपूर्ण बातें थी। पॉलिसी मेकर भी इसको सुन रहे होंगे, देवेंद्र प्रमुख ने भी सुना और इसको गंभीरता से लेंगे, ये भी हम सोचते हैं। इस डिबेट का मकसद ही ये है डॉक्टर सुभाष। लेकिन हम ये समझना चाहेंगे, जिस तरह से लगातार ये आरोप अखिलेश यादव की तरफ से भी लगाए जा रहे हैं और लगातार उन्होंने भी कहा और यहां भुवन जोशी भी लगातार कह रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं गंभीर विषय है और इस पर चर्चा हम लोग कर रहे हैं। लेकिन आपको क्या लग रहा है, क्या वाकई ट्रांसफर पोस्टिंग में कहीं झोलझाल लग रहा है या वाकई ये बदलाव की जरूरत है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको दो बातें कहना चाहूंगा संक्षिप्त में जी। हम लोगों को, डॉक्टर्स को राजनीति से दूर रखिए। बिल्कुल। अगर आप हमारे को राजनीति में घसीटेंगे तो हमारा मरीज सफर करेगा। बिल्कुल, पहली चीज। दूसरी चीज ये मत भूलिए कि हम पिछले वर्ष कोरोना की लहर से उभरे हैं, वहां जान हमने गंवाई है। डॉक्टर सुभाष, हम वही जानना चाह रहे हैं कि मरीजों का बेहतर कैसे होगा और डॉक्टर को जो परेशानियां आती हैं या ट्रांसफर पोस्टिंग से जो दिक्कतें हैं नीतिगत, उनको कैसे दूर किया जा सकता है, उन नीतियों पर हम बात कर रहे हैं आपसे। हाँ, अब मैं मुद्दे पे आऊंगा जी। स्थानांतरण जो है वो हर वर्ष होने चाहिए। अगर आपने हर वर्ष स्थानांतरण किए होते तो आज ये इतनी संख्या में डॉक्टर्स राजधानी के अंदर इकट्ठा ना होते और कोई 27 साल से, कोई 25 साल से, कोई 20 साल से यहाँ ना होता। क्या छोटे चिकित्सक, छोटे जिले के चिकित्सक को अधिकार नहीं है कि वो बड़े हॉस्पिटल्स में आके अपना प्रशिक्षण ले और योग्य चिकित्सक बने? बिल्कुल है उसको अधिकार। लेकिन एक स्थानांतरण नीति हमने बनाई है, उस स्थानांतरण नीति को ठीक तरह से फॉलो करिए। और सबसे अहम मुद्दा यह है कि जब आप किसी चिकित्सक को लखनऊ की राजधानी के चिकित्सालयों से मुक्त कर रहे हैं, जहां पर पेशेंट लोड इतना ज्यादा है कि 1 मिनट को डॉक्टर वहां से हटा तो पेशेंट की संख्या बढ़ती जाती है, वहां पर आप उनका रिप्लेसमेंट दीजिए। पहले रिप्लेसर जो प्रतिष्ठानी है उसको लाइए, उनको खड़ा कीजिए, तब इनको वहां से हटाइए। ये सारा मुद्दा जो है, ये रिप्लेसमेंट ना होने के कारण इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो गई है। ऐसा कुछ बड़ी बात नहीं है। अगर ढंग से इसको दोबारा से रिप्लेसमेंट दिया जाए तो अभी भी सुचारू रूप से स्थानांतरण हो सकता है। जो स्थानांतरण किए गए हैं उनका पालन किया जा सकता है, लेकिन आपको साथ में रिप्लेसमेंट देना पड़ेगा, नहीं तो बड़ी बड़ी यूनिट्स हमारी बंद हो जाएंगी। जैसे कार्डियोलॉजी यूनिट है, हृदय रोग विभाग है, इन चारों हॉस्पिटल्स के हृदय रोग विभाग है और अन्य जिला चिकित्सालयों के विभाग हैं। वो इमरजेंसी होती है जहां 3 मिनट के अंदर मरीज को या तो आप लाइफ प्रदान करते हैं या उसकी मृत्यु हो जाती है। तो कोई भी मरीज या कोई भी जान 3 मिनट के लिए किसी भी स्थानांतरण या किसी भी चिकित्सक का मुरीद नहीं है। वहां पे डॉक्टर चाहिए तो चाहिए, उसमें हमें सोचने की आवश्यकता नहीं है। हमें मौके पे डॉक्टर उपलब्ध होना जरूरी है। तो आप डॉक्टर को ट्रांसफर करिए, नीति के अनुसार करिए, बिल्कुल करिए, लेकिन साथ में उसका रिप्लेसमेंट या रिलीवर दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही बड़ी बात है। देवेंद्र जी, सुन रहे हैं आप जिस तरीके से डॉक्टर सुभाष बेहद गंभीर बात यहां कर रहे हैं और इस डिबेट का मकसद ही ये था कि हम इस मुद्दे पर बात करें ताकि जो लोग हैं उनकी परेशानियां दूर हों। और जो उन्होंने बताया कि 3 मिनट तक इंतजार नहीं कर सकता, मुरीद नहीं रह सकता, और ये काफी गंभीर है क्योंकि लगातार हम जिक्र कर रहे हैं कि डॉक्टर का रिप्लेसमेंट होना चाहिए और डॉक्टर सुभाष भी यही कह रहे हैं। देवेंद्र प्रमुख, इस पे गंभीरता से सोचने की जरूरत है। राजनीति से दूर रखिए हमको। देखिए, मैं बिल्कुल डॉक्टर साहब की बात से सहमत हूँ, पूर्ण रूप से सहमत हूँ। बिल्कुल ये सच्चाई है कि आज राजधानी की बात कर रहे हैं हम और ये स्थिति भी है। और इसमें 2 चीज निकल कर आई है। राजनीति से बिल्कुल इसमें कोई द्वेष नहीं है, ना डॉक्टर साहब ने की ना मैं क्यों। इसमें दूसरी बात जो बड़ी आई है कि कोई वहां 30 साल से बैठा है, राजधानी जैसे उसमें इतनी बड़ी सिटी में बैठा है, इतने बड़े शहर में बैठा है, कोई 25 साल से बैठा है, कोई उससे भी ज्यादा समय से बैठा है। और जो एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट में रहकर डॉक्टर जिले के सीएमओ है या डिस्ट्रिक्ट में जो मेन डॉक्टर हैं, उनकी अगर वहां वो इस लायक हैं और उसमें दम है तो वो उनको भी तो मौका मिलना चाहिए। और जो इतने लंबे समय से जो राजधानी में बैठे इतने बिजी डॉक्टर्स हैं, उनको कुछ रिलीफ भी मिलना चाहिए। तो बिल्कुल नीति के तहत ट्रांसफर हुए हैं और थोड़ा सा इंतजार कीजिए।
सरकार पूर्ण रूप से गंभीर है। माननीय मंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी पूर्ण रूप से इस प्रक्रिया को, जो उन्होंने कहा है अपने विभाग में, जो टाइट किया मामला, जिस पर तंज कसे जा रहे हैं, ये उनकी हिम्मत का नहीं, ईमानदारी का भी काम है। आप थोड़ा सा इस पर राजनीति से अलग हटकर चर्चा कर लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो सिर्फ आपके साथ यही बैठकर दावा कह सकता हूं गारंटी के साथ कि इस सरकार में कोई अन्याय किसी के साथ होने वाला नहीं है। न्याय के तहत, न्याय प्रक्रिया के तहत प्रशासनिक रूप से जो जिसका बनेगा उसको वहीं ट्रांसफर किया जाए। प्रशासनिक रूप से जहां जिसका ट्रांसफर होना चाहिए उस पर पूरी तरह से देवेंद्र प्रमुख यहां आश्वस्त कर रहे हैं। सवाल तो बनता है में कि लगातार नीतिगत तरीके से ही ट्रांसफर होगा। इस पर पॉलिसी मेकरों को भी सुनने की जरूरत है और देवेंद्र जी आप भी इसको आगे बढ़ाएंगे ताकि जो बातें सुभाष जी ने बताई उसे गंभीरता से हम सोचें और उस पर काम किया जाए, क्योंकि बार बार आप आश्वस्त कर रहे हैं। जय तिलक जी आपके पास आऊंगा। अरविंद जी, जिस तरीके से लगातार देवेंद्र प्रमुख यहां आश्वस्त कर रहे हैं, डॉक्टर सुभाष ने लगातार जो मुद्दा गंभीरता के साथ उठाया उसको पत्रकारिता की दृष्टि से आप कैसे देखते हैं? क्या आपको लग रहा है? देखिए, डॉक्टर सुभाष सर ने बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि जिस तरह हमारे डॉक्टरों के ऊपर प्रेशर है, देखिए उत्तर प्रदेश में 19,962 यानी 20,000 लोगों पर एक डॉक्टर है। अब समझा जा सकता है कि उतने कितने प्रेशर में काम कर रहे हैं। 3 लाख से अधिक डॉक्टरों की कमी है। उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य जो सेवाएं हैं उसमें 70% निजी क्षेत्र में है। अब देखिए 7.5 दशक से लगभग जो है ये हालात बने हुए हैं। सभी सरकारों ने, मैं नहीं कहता हूं किसी ने काम नहीं किया, लेकिन जिस ढंग से सिर्फ प्राथमिकता में रख करके काम होना चाहिए था, डॉक्टरों की भर्ती होनी चाहिए थी, वो नहीं हो पाया। लेकिन हाँ, ये सरकार ने जो है, आप देख लीजिए, जो 856 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या 3621 जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के पूरी तरह से सरकार जो है संजीदगी बरत रही है। आप पूर्वांचल में देखिए कि वक्त हुआ करता था कि जापानी बुखार से हजारों बच्चे दम तोड़ देते थे, लेकिन विगत 2-3 सालों जो हम लोगों के श्रेष्ठ डॉक्टर हैं और जो सरकार की जो प्राथमिकता जो नीति है उसमें कहीं ना कहीं सफलता मिली है। तो मुझे लगता है कि यह विषय जो है राजनीति का नहीं है, यह विषय जो है कहीं ना कहीं संवेदनशीलता का है। और अच्छी बात यह कि डॉक्टर जितने भी हैं इसको एक तकनीकी खामी के तौर पर देख रहे हैं। यह नहीं मान रहे हैं कि यह जो है पॉलिटिकल जो है फेल्योर है, या सरकार के जो मुखिया है, वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो अपने विभाग की उनकी फेल्योर है। यह एक तकनीकी गड़बड़ी हुई है जिसका डॉक्टर सुभाष सर ने बहुत शानदार तरीके से व्याख्या किया। तो उसमें सुधार की जरूरत है, गुंजाइश उस पर राजनीति करने की नहीं है। राजनीति करने के लिए महंगाई है, बेरोजगारी है, तमाम ऐसे मसले हैं जिस पर आप जो है सरकार की कड़ी घेराबंदी कर सकते हैं। मुझे लगता है कि यह एक जो है जिला स्तर का भी जो एक राजनेता है वो इन सब मसलों पर ज्यादा ध्यान नहीं देगा। और अखिलेश जी तो आप देखिए तो राष्ट्रीय राजनीति में भी अपने पांव पसार रहे हैं राष्ट्रपति चुनाव के जरिए। तो मुझे लगता है कि इन सारे विमर्श पर जो है अगर तो ओछे किस्म के आरोप अगर जड़ेंगे तो कहीं ना कहीं जो पद और पद जो है दोनों छोटा होगा। हैदर जी, बिल्कुल। तो ये जिस तरह से लगातार हम जिक्र कर रहे हैं कि बेहद गंभीर मुद्दा है और इस पर राजनीति करने की जरूरत नहीं है। निकिता लगातार ग्राउंड पर मौजूद हैं और लगातार निकिता लोगों से बात करने की कोशिश कर रही हैं, डॉक्टर से बात करने की कोशिश वहां कर रही हैं। निकिता, एक बार फिर हम बात करना चाहेंगे उनसे और उनका जो गंभीर विषय है वो समझने की कोशिश करेंगे ताकि उसे देवेंद्र प्रमुख समझें और पॉलिसी में आगे बढ़ा सकें उन चीजों को, क्योंकि बेहद गंभीर मुद्दा है। राजनीति करने की जरूरत नहीं है इस पर। बिल्कुल हैदर, सबसे पहला पॉइंट मैंने जिस तरीके से बोला था पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि इसको राजनीति से, हॉस्पिटल विभाग को, स्वास्थ्य विभाग को राजनीति से बिल्कुल दूर रखें। बाकी देवेंद्र जी इस वक्त जो लगातार हमारे साथ जुड़े हैं वो धैर्य रखने की बात कर रहे हैं। बिल्कुल धैर्य रखा गया है क्योंकि लगातार ये स्थानांतरण की बात करूं अगर तो ये और विभाग में भी हम देखते आ रहे हैं और ये अहम मुद्दे नहीं बने हैं। लेकिन एज फार एज स्वास्थ्य विभाग इज कंसर्न, वहां पर ये नीति को हम गलत बिल्कुल नहीं कह रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से जिस फॉलो अप के साथ हुआ है हम सिर्फ और सिर्फ इसी को गलत कह रहे हैं। और सवाल इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि खुद जो उप मुख्यमंत्री हैं, डिप्टी सीएम हैं और स्वास्थ्य मंत्री हैं ब्रजेश पाठक, उनकी खुद ही संज्ञान में ये बात नहीं थी, इसीलिए ये मुद्दा उठ रहा है। उनके संज्ञान में लाने के बगैर ही यहाँ पर ट्रांसफर कर दिए गए हैं। तो धैर्य रखने की बात बिल्कुल ठीक है। नीति हर साल पोस्टिंग होती है, ट्रांसफर होते हैं, इससे हम बिल्कुल सहमत हैं। लेकिन ये गलत फॉलो अप लिया गया है, बस इसी पे सवाल उठा रहे हैं। हम नीति को बिल्कुल गलत नहीं कह रहे हैं। लगातार जो डॉक्टर्स इस वक्त हमारे साथ है उनसे भी बात करेंगे, पीजी स्टूडेंट्स हैं, उनकी क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं उन पर भी बात करेंगे। आप बताइए, आपसे तो उनसे हम बात कर चुके हैं, आप बताइए, खुद भी आप कैंडिडेट हैं, अब क्या लगता है आपको, किस तरह से देख रहे हैं आप इन सब चीजों को? हमारे जैसे जो हमारी डीएनबी फैकल्टी है ट्रांसफर हुआ
तो इससे क्या है कि हमारी जो थीसिस गाइड चेंज हो गया, हमारा भविष्य खतरे में है कि हमें मिलेगा डिग्री कि नहीं मिलेगा। थीसिस गाइड हम बिल्कुल सुन चुके हैं, आपके पास भी आएंगे। जिस तरीके से अभी हमारे और भी लोग साथ में जुड़े हुए हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि धैर्य रखें। और भी विभागों में ट्रांसफर्स हुए हैं, इस बार थोड़ा सा फॉलो अप गलत हुआ है। हम स्थानांतरण पॉलिसी को गलत नहीं मांग रहे हैं। क्या कहना है आपका इस पे? देखिए, जब किसी डॉक्टर को डिस्टर्ब करते हैं तो कुछ मरीजों का नुकसान होता है, कुछ 100 मरीजों का। लेकिन जब किसी डीएनबी रेजिडेंट या किसी रेजिडेंट का नुकसान करते हैं तो आगे जो पूरा फ्यूचर है, जो हम लोग को जितने मरीज देखने 20-30 साल में, उन सबको आप डिस्टर्ब कर रहे हैं। पढ़ाई को डिस्टर्ब करने का मतलब है एजुकेशन को डिस्टर्ब करना। अब एजुकेशन डिस्टर्ब है तो हम कितना आगे कुछ कर पाएंगे, क्या नहीं कर पाएंगे, कितने साल लॉस करेंगे हम, इसका भी कुछ अंदाजा नहीं है अभी। तो इसका ये है कि हमारे जो गाइड हैं, जो टीचर्स हैं, उनको डिस्टर्ब ना किया जाए। डिस्टर्ब करेंगे तो हम डिस्टर्ब हो जाएंगे। क्योंकि जिस तरीके से एसीएस की बात करूं अमित मोहन की, उन्होंने भी कहा था कि हमने पूरी प्रॉपर नीति को फॉलो अप किया है और उसी के बेसिस पे ट्रांसफर्स किए हैं। आपको लगता है ऐसा हुआ है? नहीं, जैसा उन्होंने जो अंडरटेकिंग दी थी एक्रेडिटेशन लेते वक्त, अगर उसको देखा जाए तो पॉलिसी फॉलो नहीं हुई है और ये पूरी तरह से जो ट्रांसफर हुए हैं ये गलत है। बिल्कुल, जिस तरीके से हमने आपके फॉर्म में भी देखा है, उनके खुद है, उन्होंने खुद ये चीज लिखी है कि फैकल्टी ट्रांसफर नहीं की जाएगी, किया जाएगा। और एक बात अगर हम और करें कि ऐसा पहले हुआ है कि डीएनबी सीट कैंसिल हुई है ट्रांसफर फैकल्टी डेफिसिट की वजह से, तो सिविल हॉस्पिटल में ही 1.5 साल पहले ऐसा हो चुका है। रेस्पिरेटरी मेडिसिन विभाग में डॉक्टर ए के दुबे का ट्रांसफर होने की वजह से फैकल्टी डेफिसिट हुआ था और जो डीएनबी ट्रेनी था उसको रिलोकेशन करके केरला भेज दिया गया था। आज भी वो अपने थीसिस साइन करवाने के लिए केरला से यूपी आता है अपने थीसिस पे साइन करवाने के लिए। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है और इस पर जल्दी से जल्दी संज्ञान लिया जाए और इसका सोल्यूशन किया जाए। बिल्कुल हैदर, मैं अपनी बात खत्म होने से पहले एक पॉइंट और रेज करना चाहती हूँ। जिस तरीके से अभी डॉक्टर सुभाष भी लगातार कह रहे हैं कि एक जो डॉक्टर है वो सालों से एक ही जगह बैठे रहते हैं और उनका पोस्टिंग होना बिल्कुल जरूरी है। इस पे भी मैं आपको बताती चलूं एक बात कि जिस तरीके से हम लोगों ने कल स्टाफ नर्सेज और डॉक्टर से बात की है, उन्होंने भी ये स्पष्ट किया है कि हमसे सीनियर डॉक्टर्स यहाँ पर बैठे हैं, 23-24 साल से बैठे हैं, उनका ना ट्रांसफर करके हम लोगों का ट्रांसफर कर दिया है। जो यहाँ पर अभी कुछ ही समय हुआ था आए, उन्होंने ठीक से यहाँ पर जाना भी नहीं हॉस्पिटल्स को और उनका ट्रांसफर कर दिया। तो ये भी एक मैं पॉइंट उनको बताना चाहूंगी कि एक साल यहाँ पे साल वाइज भी नहीं देखा गया है इस नीति में कि इतने साल से बैठे हैं, क्योंकि स्टाफ नर्सेज और लगातार डॉक्टर्स कह रहे हैं कि हमसे सीनियर्स भी यहाँ पोस्टेड थे और उनको उठा करके तबादला कर दिया, स्थानांतरण कर दिया और हम यहाँ पर बैठे हैं। तो ये भी एक सवाल बनता है कि ये भी पॉलिसी फॉलो अप नहीं की गई है। निकिता, जिस तरह से लगातार ये सवाल उठ रहा है और ये सवाल सिर्फ हम नहीं पूछ रहे, ये खुद डिप्टी सीएम पूछ रहे हैं और इसका ब्यौरा वो खुद मांग रहे हैं। ये सबसे अहम बात है, उन्होंने खुद इस पर सवाल खड़े कर दिए कि अगर ये ट्रांसफर हुए हैं तो किस नीति के आधार पर हुए हैं, किस आधार पर ये ट्रांसफर कर दिए गए। जो लोग 20 साल से 10 साल से कहीं जमे हुए हों उनको नहीं हटाया गया, जो लोग 1 साल भी नहीं हुआ उन लोगों के ट्रांसफर कर दिए गए। इसलिए सवाल हम इसीलिए पूछ रहे हैं और ये बेहद गंभीर है। न सिर्फ उप मुख्यमंत्री पूछ रहे हैं, जनता पूछ रही है, डॉक्टर्स पूछ रहे हैं और हम भी पूछ रहे हैं और तमाम विशेषज्ञ पूछ रहे हैं। हालांकि हम इस पर राजनीति नहीं कर रहे क्योंकि बेहद गंभीर मुद्दा है, डॉक्टर्स लगातार इसको उठा रहे हैं। डॉक्टर सुभाष कुछ कहना चाह रहे हैं, उनके पास मैं आना चाहूंगा, उसके बाद देवेंद्र जी आपके पास आऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। मैं डीएनबी स्टूडेंट्स की तरफ से बोलना चाह रहा हूं जी, ताकि सब लोग इस चीज को समझ लें। जो डीएनबी स्टूडेंट्स हैं, एमडी और डीएनबी, हमारे पास 2 विधाएं हैं, एक एमडी और एक डीएनबी। तो एमडी हमारे जो पीएमएस के डॉक्टर्स हैं उनका चयन होता है, एक श्रेणीवार होता है, वो बहुत डिटेल में नहीं बता सकता मैं आपको। जी। और जो एमडी में सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं वो डीएनबी ऑप्ट कर लेते हैं। तो जैसे इन्होंने बताया बच्चों ने कि सिविल हॉस्पिटल में डीएनबी के कोर्स हैं और वो डीएनबी कौन पढ़ाएगा। मैं एक बात यहाँ स्पष्ट करना चाहता हूँ ताकि सबके सामने बात आ जाए कि मेडिकल कॉलेजेस में भी ट्रांसफर होते हैं। ऐसा नहीं कि मेडिकल कॉलेज के टीचर्स ट्रांसफर नहीं होते, उनका भी ट्रांसफर होता है, उनकी जगह रिप्लेसमेंट आता है और टीचर स्टूडेंट रेशियो को फॉलो किया जाता है जिस तरह हम पेशेंट और डॉक्टर रेशियो को फॉलो करते हैं। तो ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है कि जो डीएनबी के स्टूडेंट्स इस बात को कह रहे हैं कि अब हमें कौन पढ़ाएगा, हमारा भविष्य दांव पे लग गया। बिल्कुल नहीं लगा दांव पर। हमको जरूरत है कि अगर उस टीचर को रिप्लेस कर दिया गया है, ट्रांसफर कर दिया गया है, तो उसकी जगह हमको प्रॉपर रिप्लेसमेंट मिल जाए। वो आपका गाइड बनेगा, वही आपके सब साइन करेगा। तो इस तरह की भ्रामक स्थिति आप पब्लिक में ना फैलाएं। निकिता, डॉक्टर सुभाष मैं आपको रोकना चाहूंगा। निकिता कोई सवाल करना चाह रही है, निकिता जल्दी बोलिए, देवेंद्र प्रमुख से बात करेंगे। निकिता। डॉक्टर सुभाष आप
से मैं ये जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि डीएनबी स्टूडेंट्स की बहुत बड़ी गंभीर परेशानी नहीं है, मेडिकल कॉलेज में भी ट्रांसफर्स होते आए हैं, तो आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि वहां पर जब ट्रांसफर्स होते थे तुरंत रिलीवर्स आता था, आप क्या कहना चाहेंगे, तुरंत उस वक्त रिलीवर्स आते थे कि नहीं? मेडिकल कॉलेज में अगर ट्रांसफर होता है तो तुरंत उसका रिलीवर मिलता है। एग्जैक्टली पहले से वहाँ पे फैकल्टी नंबर ज्यादा होते हैं। यहाँ अगर हम डीएनबी ऑर्थो की बात करें सिविल हॉस्पिटल में, तो सिर्फ 2 ही फैकल्टी थी, जिनमें से एक का ट्रांसफर हुआ है और मिनिमम रिक्वायरमेंट 2 की होती है, तो एक ही फैकल्टी बचने से यहाँ की सीट खतरे में है। तो डॉक्टर सुभाष, यहाँ पर फिलहाल मेडिकल कॉलेज में भी ट्रांसफर्स होते थे लेकिन रिलीवर्स तुरंत आते थे, डॉक्टर्स के भी स्थानांतरण होते थे, रिलीवर्स तुरंत आते थे, और विभाग की मैं बात करूं, बैंक्स डिपार्टमेंट्स हो गए, कहीं भी ट्रांसफर्स होते थे, रिलीवर जब तक रिलीव नहीं होता था पोस्टिंग्स नहीं होती थी। इस पे मैं चाहूंगी कि आप बताएं हमें कि फिर ये किस तरीके की नीति हुई? डॉक्टर सुभाष जल्दी बताना चाह रहा हूँ कि जब मेडिकल कॉलेज में ट्रांसफर होते हैं तो ट्रांसफर जिनका होता है उनकी जगह पे रिलीवर पहले आ जाता है, दोनों पारस्परिक ज्वाइन करते हैं, उसके बाद उनका आदान प्रदान हो जाता है। मैं तब से यही बात बार बार कह रहा हूं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इसका जवाब देवेंद्र प्रमुख देंगे। देवेंद्र प्रमुख जी, जब ट्रांसफर होते थे रिप्लेसमेंट हो जाता था, रिलीवर आ जाते थे, लेकिन यहां नहीं आया, तो इसलिए सवाल बनता है, जवाब दीजिए, उसके बाद चर्चा को समाप्त करेंगे। हैदर सर, आपका और निकिता का मैं पहले धन्यवाद करना चाहता हूं कि ये जो आपने आज चर्चा कराई है जी, ये बड़ी गहन और गंभीर चर्चा है। देखिए, रोज डिबेट्स में कड़ा बोलना या राजनीतिक मुद्दा, आज जो है ये चर्चा ईमानदारी की रही है और अच्छी चर्चा के लिए मैं एक चीज आपको आश्वस्त करना चाहूंगा कि जिस तरीके से डॉक्टर सुभाष ने, अरविंद जी ने और हमारे विपक्ष के जो हमारे साथी हैं उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। जोशी जी का भी पूरा सहयोग रहा, आज वो चीखे नहीं। हाँ, नहीं, अच्छी बात में होना चाहिए। आज जो बात है, जैसे डॉक्टर साहब ने क्लियर किया है कि आप जो 25 साल से 30 साल से बैठे, आज जो माननीय मंत्री जी की तरफ से मैं आपको कहना चाहता हूँ, माननीय उप मुख्यमंत्री जी की तरफ से, कि नाराजगी कहाँ है। मैं सच्चाई को आपके बीच में लाना चाहता हूँ, अवगत कराना चाहता हूँ जी। नाराजगी यही है कि ये नीतियां जो हैं, जो गलतियां हुई हैं, वो हुई तो हुई कैसे हैं, आप उन्हें एक मौका दीजिए। निश्चित जो है, आज जो कोरोना काल वैश्विक महामारी के दौरान हमने भुगता है, उस बात को हम कभी जीवन में भूल नहीं सकते। वो 100 साल के बाद ऐसी महामारी हमने सुनी है, देखी नहीं थी, आज हमने देखी है, आने वाले समय में भी याद की जाएगी ये। और डॉक्टर्स के लिए मैं आपके माध्यम से नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, और एक आध्यात्मिक भाषा में जो है सनातन धर्म में दंडवत प्रणाम भी करता हूं कि इस, लेकिन देवेंद्र जी मकसद ये है, इस डिबेट का मकसद ही ये था कि उन समस्याओं को समाप्त की जाए जो वाकई लोगों को हैं, डॉक्टर्स को हैं, मरीजों को हैं, और इसीलिए हमने ये डिबेट की। आपने हमें इसके लिए बधाई दी, इंडिया न्यूज को बधाई दीजिए, क्योंकि लगातार वो गंभीरता से ऐसे मुद्दे उठाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो लगातार परेशानी है उसको आप आगे उठाइए, उप मुख्यमंत्री तक, मुख्यमंत्री तक ले जाइए, ताकि यह समस्या समाप्त हो जाए। जो जिस मुद्दे पर हम डिबेट कर रहे हैं वो मकसद में हम कामयाब हो जाएं, यह सबसे बड़ी बात है। और इसीलिए जो रिलीवर की बात लगातार हो रही है उस पर आपको बात रखने की जरूरत है आगे, और इस मुद्दे को अगर इसे खत्म करना है तो इस समस्या को समाधान करना होगा, जिसके लिए हम लगातार यहां बातचीत कर रहे हैं। वक्त का कमी है, इसलिए मुझे चर्चा को समाप्त करना होगा। देवेंद्र जी, मैं चाहूंगा, बहुत शुक्रिया आपका। निकिता हमारे साथ ग्राउंड से जुड़ी, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ अरविंद जी जुड़े, आपका भी बहुत शुक्रिया। हमारे साथ भुवन जोशी जुड़े, हमारे साथ डॉक्टर सुभाष जुड़े, आपका भी बहुत शुक्रिया। तो सवाल तो हम पूछते रहेंगे, सवाल तो बनता है। मैं फिलहाल बस इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।